हेलो गाइस, दिस साइड निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, फर्स्ट पार्ट में हमने आदिकाल, काल विभाजन और नामांकन पढ़ा था। अब वाले जो चैप्टर है इसमें हम आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनको पढ़ेंगे। प्रमुख प्रवृत्तियां हैं रासो, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है, अब इसके अंदर हम समझेंगे कि कैसे इसका जो है उद्घाटन हुआ, मतलब इसका जन्म कैसे हुआ, क्यों इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, अगर दी जाती है तो ऐसा क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, या फिर ऐसा क्या हुआ जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। अपभ्रंश, पाली, ब्रज, इन सब को भी देखकर इन तीन साहित्य को क्यों इम्पोर्टेंट माना गया, इस वीडियो में हम कंप्लीट इसको पढ़ लेंगे। तो बात करते हैं प्रस्तावना की, जिसको हम बोलते हैं परिचय भी। तो इस काल में इस प्रकार के साहित्य का खूब प्रचार प्रसार किया गया। चारण कवियों द्वारा रचित रासो काव्य के अंतर्गत उस काल में रासो के नाम से लिखे गए वीरगाथात्मक साहित्य का विवेचन किया गया। रासो काव्य लेखन उस युग की सबसे इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल प्रवृत्ति मानी जाती है। मतलब ये कि उसके बगैर ऐसा कि सब अधूरा, बिल्कुल इस तरीके की चीज़ मानी गई। हिंदी के आदिकालीन साहित्य की प्रमुख धाराएं। देखो एक चीज़ कि अगर अपभ्रंश, अवहट, मैथिली रचनाओं को हिंदी की रचनाओं में सम्मिलित किया गया या नहीं किया गया, उसको पहचानना मुश्किल था। क्योंकि हिंदी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई एक तरीके की तो होती नहीं है ना, अलग अलग तरीके की हैं। तो उन सबको भी हिंदी में रखेंगे या नहीं, वो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा कि ये जो है हम जो पढ़ रहे हैं, स्पेशली ये तीन साहित्य, ये मौखिक ये जो है प्रमाणिक है भी या नहीं है, इनकी कोई वैल्यू है भी या नहीं है। क्योंकि कोई बात का मतलब कोई वो नहीं है कि कोई पक्का नहीं बता सकता कि ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था सब कुछ या नहीं करता था। रचनाओं के भिन्न भिन्न आकारों की कई प्रतियां मिलती हैं। कौन सी प्रति मूल लेखक की है, इस बात में संदेह है। ठीक है, अब देखो कोई एक चीज़ बहुत पुरानी है, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की मैं बात करूं, अगर हमारे लोगों को, पुरातात्विदों को मिलती भी हैं चीज़ें, तो उन्हें ये नहीं पता कि वो वहाँ पर कैसे आई। जो बाढ़ आई थी तो बाढ़ में बह कर आई, किसी ने दफनाया था, या फिर वो जगह क्या थी, वहाँ पे किसी का घर था, बहुत सारी चीज़ें। तो हमें नहीं पता होता है कि किसने क्या कब कहाँ करा, फिर उसमें जिसने उस चीज़ की खोज करी उसका नाम रख दिया जाता है कि भाई साहब इसने इस चीज़ खोज करी है, हालांकि वो पहले से था सब कुछ। वैसे ही रासो काव्य में पूर्व रचित अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी रचनाओं का समावेश भी इसी काल के अंतर्गत लिया जाए तो इस काल का आरंभ 7वीं-8वीं शताब्दी से मानना होगा। ये वो टाइम था जब प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं लोक भाषा के बहुत समीप आ गई थी और उनके उन रूपों में साहित्य रचना होने लगी थी। ठीक है, सुविधा के लिए इस काल में इन्होंने वर्गों में बांट दिया। वीर काव्य धारा, अध्यात्म काव्य धारा, फुटकर कवियों की रचना, ठीक है, अब देखो ये समझना भी जरूरी कि जैन कवि और बौद्धनाथ सिद्धों के द्वारा रचना की गई साहित्य की, ठीक है, जो कि आपको पढ़ने हैं एक्चुअली में मेन वाले, वो वाली यहाँ पर बात हो रही है। तो इनको भी कैसे डीपली समझा जाए, वो वाली बात हम आगे पढ़ते हैं। अब सबसे पहले आ जाती है रासो काव्य धारा, वीर काव्य धारा। ऊपर हमने वीर काव्य धारा भी पढ़ी थी, ठीक है, उसको हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। आज से लगभग 17 वर्ष पूर्व, सहस्त्र पूर्व हिंदी में वीर काव्य परंपरा की आविर्भाव हुआ। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हिंदू सम्राटों का युग था। उत्तर पश्चिमी सीमाओं से मुसलमान जातियों के आक्रमण हो रहे थे। राष्ट्रीय चेतना के जागरण और धार्मिक भावना के हस्तांतरण, ट्रांसफर या फिर पुनरुत्थान के लिए इस काल में एक सामयिक आवश्यकता वीर काव्य थी। ठीक है, इसलिए इस काल के कवियों ने वीर गाथा लिख दी। यही वीर काव्य रासो काव्य कहलाने लगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मतलब अंदर अंदर जाए जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझना, कभी कंफ्यूज हो जाओ। दो प्रकार के रासो ग्रंथ इस काल में लिखे गए। एक जैन मतावलंबी धार्मिक वृत्तियां, नीतियों का विवेचन करने वाले रासो काव्य,
और दूसरे वीर गाथा साहित्यिक गुणों से भरपूर रासो काव्य हैं। ठीक है, एक हमारे वो जैन धर्म को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने वाले, और एक वीर गाथा गाथात्मक साहित्यिक गुणों से भरपूर, जिनके अंदर सारे एक ऐसी चीज़ कि हाँ, डिसिप्लिन, मैनर्स, एटिकेट्स, मोरालिटीज़, इस टाइप की चीज़ों को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई। रासो शब्द का संबंध विभिन्न विद्वानों ने रास, रसायन, रहस्य या रासक शब्द से जोड़ा। वास्तव में रासों का एक अन्यार्थ रासा झगड़ा जो राजस्थानी में प्रयुक्त होता है वो भी ग्रहणीय है। ठीक है, क्योंकि वास्तव में रासो ग्रंथ में वीर नायक की प्रशस्ति के अतिरिक्त युद्धों का ही सांगोपांग वर्णन हुआ। मतलब अब देखो, ये कह रहे हैं कि रासो का मतलब विद्वानों ने रास, रसायन, रहस्य, रासक तो बताया, लेकिन एक्चुअली में इन राजस्थानी लैंग्वेज रासो का मतलब होता है झगड़ा। और ये वर्ड तभी बनाया गया जब आपस में बहुत युद्ध चल रहे थे, बहुत मारकटाई चल रही थी। तो रासो का मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो झगड़ा ही होता है। कहा जा सकता है रासो काव्य प्रबंध काव्य का वो रूप है जिसमें किसी राजा को दूसरे राजा या सामंत से सकारण युद्ध, नक्शिश वर्णन या प्रकृति चित्रण का सुंदर समावेश हो। इन वीर काव्य ग्रंथों में निम्नलिखित ग्रंथ हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं ये आप ये स्क्रीन पर से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी चीज़ आपको यहाँ लिखनी ज़रूरी है। इन्होंने बोला कि जब उस टाइम पे युद्ध होते थे तो उसमें रासों का बहुत इस्तेमाल, मतलब झगड़ा, ठीक है ना, झगड़ा बहुत होता था, बहुत बढ़ जाता था, तो उसी को वीर गाथात्मक के तौर पर रासों का नाम दिया गया। और रासों का मतलब यहाँ पर झगड़ा, रासा बताया गया इन राजस्थानी लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी वीर काव्य में दूसरा उल्लेखनीय नाम बीसल देव रासों का है। ये काव्य नरपति नाहला नामक कवि द्वारा रचा गया है। कुछ चीज़ें हैं पर्टिकुलर जिनके नाम हैं, जिनकी किताबें हैं, वो आपको याद रखनी ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है जी, इस काव्य का वर्णन विषय बीसल देव का विवाह और उसकी उड़ीसा यात्रा है। बीसल देव अजमेर के प्रसिद्ध चौहान राजा थे। उनके जीवन संबंधी लगभग इतने पद 4 खंडों में डिवाइड थे। पहले खंड में मालवा नरेश भोज की पुत्री राजमती से सांबर नरेश बीसल देव के विवाह का वर्णन है। दूसरे में बीसल देव का राजमती से रूट कर उड़ीसा जाने का और वहाँ पर कई साल बिताने का वर्णन है। तीसरे में राजमती का विरह वर्णन और बीसल देव की वापसी में अजमेर लौटना, और चौथे में भोज द्वारा अपनी पुत्री अपने घर लिवा ले जाने के बाद बीसल देव खुद चित्तौड़ जाकर राजमती को साथ लाने का वर्णन है। बेसिकली एक हस्बैंड वाइफ का एक यहाँ पर जो बीसल देव का बताया गया है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वीर काव्य में दूसरा एक टॉपिक, क्योंकि इसको आप आंसर में नहीं लिखोगे ना तो टीचर समझ जाएगा कि आपने पढ़ाई ही नहीं करी है। देखो, बीसल देव जो राजा थे ना, उन्होंने क्या कर दिया, वो यात्रा पर गए। अब वो यात्रा पर कैसे गए थे ये पूरी स्टोरी आपको अभी पता लग गई है, तो ये स्टोरी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीर गाथा काल में अंतर्गत सबसे महान उपलब्धि पृथ्वीराज रासो है। ये हिंदी साहित्य का प्रतिनिधित्व महाकाव्य है जिसकी रचयिता चंदबरदाई ने करी। ये एक बृहद प्रबंध काव्य है और इसमें वीर भावों को बहुत सुंदर रूप से दिखाया गया। इसमें जातीय भावनाओं को रामायण महाभारत के अकॉर्डिंग दिखाया गया। इसमें 69 सग्र दिखाए गए। ठीक है, पृथ्वीराज के मोहम्मद गौरी द्वारा पकड़े जाने का जो पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। वो तो आप हिस्ट्री जब पढ़ोगे इन फ्यूचर या फिर गूगल से भी देख सकते हो सर्च करके। पृथ्वीरासों का लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद मिलता है, क्योंकि कुछ कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो ठीक नहीं है, सच नहीं है मतलब, और कुछ कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो ही सच है, कोई और सच नहीं है। तो जिस तरीके से चंदबरदाई ने महाराजा पृथ्वीराज का गुणगान पृथ्वीराज रासो में किया, उसी तरीके से भट्ट केदार नामक कवि ने कन्नौज के शासक जयचंद का कृत्य गान किया। ठीक है, अब यहाँ पर समझना ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है, पहले बीसल देव, फिर पृथ्वीराज, फिर अब ये हमारे ये भट्ट केदार हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से सीक्वेंस से चल रहा है ना, इसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये स्किप कर देते हो तो आपको आंसर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, 1454 में श्रीधर नामक कवि ने इस नामक एक काव्य की रचना करी। ये जो लिखा हुआ है
रणमल छंद, ठीक है, जिसका इस परंपरा का उल्लेखनीय उसमें किया गया। इस काव्य में ईडर के राठौर रणमल की विजय गाथा के बारे में है, ठीक है, कि भाई साहब वो जीत गए थे, जफर खां से युद्ध हुआ था उनका, वो उसमें जीत गए थे। तो वो वाली जो सारा प्रॉब्लम है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। होप सो कि ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो, रासो वाला। अब आते हैं आध्यात्मिक काव्य धारा पे। आदिकाल में वैदिक संस्कृति का विघटन और पौराणिक और सांस्कृतिक चेतना का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि दोनों अपने आप में एक फ्रीडम के तौर पे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, एक भक्ति के मार्ग पे, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज भक्ति। भक्ति का मतलब होता है कि ऊपर वाले में अपने आप को लीन रखना, ऊपर वाले के अलावा कुछ और नहीं देखता फिर आपको, ना दुनिया में, ना कहीं और, ना आपकी फैमिली, कोई भी नहीं, सिर्फ ऊपर वाला और आप। वो जो सन्यासी टाइप लोग होते हैं वो भक्ति वाले ही होते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पर मध्यकाल में कई सुधारवादी चक्र बताए। पहला कि शंकराचार्य ने प्रवर्तित सुधारवाद किया, राजपूती पुनर्जागरण करा। दूसरा वृज्रयानी सुधारवाद और पालों का संस्कृति अभियान चल गया, संस्कृति उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। थर्ड ये कि रामानंदी सुधारवाद और पठान मुगल संस्कृति आई, ठीक है, अलग अलग कल्चर आया, जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा उस पूरे एरिया पर भी और ओवरऑल इंडिया पर भी, ठीक है। इसके साथ प्रवर्ती काल में स्फुट रूप से उभर कर आने वाली भक्ति की विभिन्न धाराएं, ठीक है, जैन काव्य धारा, नाथ, संत, सूफी, कृष्ण, राम, ठीक है। अब जैन काव्य धारा जैनियों से रिलेटेड है, जो कि महात्माओं और इन सब मतलब ऊंचे लेवल के लोगों की उन सब की बात करते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ें तो हमारे फिर ये लोग और हैं जिनको आप पढ़ लेना। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दिस PDF इन द मेन टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, सो डोंट वरी, आप वहाँ से ये पढ़ सकते हो, क्योंकि इनके बारे में थोड़ा सा लिखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि खामा का टाइम वेस्ट होगा, ये बहुत ईजी है, इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा नाथसित काव्य धारा, तो 9 to 10 सेंचुरी में नेपाल की तराइयों और पूर्वी भारत में शैव और बौद्ध का बहुत ज़्यादा चला, शैव का और बौद्ध का बहुत ज़्यादा संप्रदाय उठ खड़ा हो गया। ये संप्रदाय हिंदी भाषा जन समुदायों को बहुत दूर तक इफ़ेक्ट करता गया, लोगों में हिंदी भाषा फैलती गई, लोगों को पता लगने लगा कि हाँ हिंदी, जैसे कबीरदास, सूरदास, जयसी, रामदास, ये सब थे, इनकी भाषा आप जानते हो ना, वो कैसे दोहे लिखते हैं, किस लैंग्वेज में लिखते हैं, संस्कृति को प्रायोरिटी देते हैं। तो इनके टाइम तक हिंदी को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गई कि इन लोगों ने बाकी बातें हिंदी में लिखनी शुरू कर दी, ठीक है। इसमें ये बताया गया। संत काव्य धारा जो है यहाँ पर कि जयदेव का कुछ रामानंद के साथ गहरा रिलेशन था, उस चीज़ को डिस्क्राइब करती है। संत कबीर ने पूर्ववर्ती संतों को बानियों में परवर्ती निर्गुणिया स्वर मानकर भी इनमें से किसी को प्रवर्तक मानने में जो हिचकिचाहट होती है, उस टॉपिक को इम्पोर्टेंस दे दी। इन्होंने कहा कि भाई साहब कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि आई एम क्रिश्चियन, ठीक है, तो मुझे एक हिंदू पर्सन और मुस्लिम पर्सन को समझने में काफ़ी वक्त लगा। एज अ टीचर उनको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उन सभी के साथ रहने के बाद, उनकी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद कि हाँ अब ये है कि मैं बता सकती हूँ क्या क्या है क्या नहीं है। बट एज अ क्रिश्चियन मुझे फिर भी बहुत वक्त लगा उन दोनों रिलीजन के पर्सन्स को समझने के लिए, क्योंकि उन दोनों का रिलीजन तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम है, बट उसके अंदर बहुत गहराई है। मुस्लिम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, हिंदू 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, मुस्लिम 2 पार्ट्स में भी, उन पार्ट्स में भी बहुत सारे डिवाइड हो गए, हिंदू जो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुए उनके भी 4 पार्ट्स के भी बहुत सारे पार्ट्स हो गए। तो वो चीज़ मुझे एज अ क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली लगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर कबीर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संत जो होते हैं उनके बारे में बताना, समझना, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं समझ में आती हैं, ठीक है। उनके बारे में ये कि थोड़ा सा इस तरीके से किया जाता है कि संत ऐसी चीज़ होती है, होते इंसान है पर ऐसी चीज़ होती है जिनको समझना नामुमकिन वाली बात होती है। सूफ़ी, संत
कब वो भक्ति वाले, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ये सारे एक ही प्रजाति के लोग हैं, इनको भी समझना बहुत मुश्किल है। कृष्ण काव्यधारा, राधा कृष्ण काव्यधारा वाले, ये भी कृष्ण और राधा कृष्ण वैष्णव में बिलीव रखने वाले लोग हैं, इनको भी समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना इनको सिर्फ कृष्ण के अलावा और कोई नहीं दिखता। इनका ये कहना है कि जो कुछ है कृष्ण है, इनके लिए ज़िंदगी ख़त्म है, इनके लिए ही ज़िंदगी बनी है, दैट्स इट। ठीक है। राम काव्यधारा, तो ये राम के नाम पर राधानंदन, रामानंद और तुलसी के भी राम हैं, तंत्रालोक और भी लोग। ठीक है। इसके अलावा इसमें 14वीं सेंचुरी की बात रखी गई कि पृथ्वीराज रासो का यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई है। फुटकर कवियों की रचनाएं मैं आपको बता दूं, अमीर खुसरो की 12वीं सेंचुरी में अमीर खुसरो की रचना ये आसपास का माना जाता है। जैसे उनकी मुखरी एक उदाहरण है, जब मेरे मंदिर में आवे सोती मुझको आन जगावे, पढ़ लगे वे विरह के अक्षर ए सखी साजन न सख मच्छर। इसका कि यहाँ पर इन्होंने मीनिंग भी दे रखा है, मीनिंग आप देख सकते हैं। ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं। मीनिंग को वैसे तो बहुत ऐसे दे रखी है, लाइंस की समझ में आ गई हैं, बट आप मीनिंग पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है। आदिकालीन काव्य धाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियों की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली, काव्य रूप रूढ़ी विचार शैली। ठीक है। मतलब ये एक थॉट वाली है, इसके अंदर अलग अलग हमें शैलियाँ मिली हैं, लैंग्वेजेस कह लो या राइटिंग कह लो। ठीक है। अलग अलग सोच मिली है और अलग अलग काव्य रूप मिल पाए हैं समझने के लिए। दूसरा है वीरों की गाथाएं। ठीक है। वीर गाथात्मक रचनाएं हैं ऑब्वियसली, तो वीरों की गाथाएं मिली जो हमने ऊपर पढ़े कि बीसल देव, फिर पृथ्वीराज, ये वो, तो वो सारे लोग हमें जानने के लिए मिले। वीर रस की प्रधानता हमें मिली कि किस तरीके से उत्साह के साथ और धैर्य के साथ, मतलब पेशेंस और ये सब चीज़ें रखकर इन लोगों ने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, सरवाइव किया। युद्धों का सजीव वर्णन मिला, इसमें हमें पता लगा कि कैसे लोग आपस में लड़ा करते थे, कैसे यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई। श्रृंगार रस वर्णन मिला। श्रृंगार का ये है कि जी स्त्री हो या पुरुष हो, श्रृंगार तो ज़रूरी था, ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको डिस्क्राइब करना ज़रूरी नहीं है। प्राकृतिक चित्रण की हमें नेचुरल जो एक मेन चीज़ है वो पता लग पाई कि हाँ जी नेचुरली युद्ध हुए, नेचुरली लोगों का थॉट ये निकला, उन्होंने फिर इस तरीके से हिंदी को आगे बढ़ाया, हिंदी साहित्य को। ठीक है। 7th है आश्चर्यदाता राजाओं की प्रशंसा और राष्ट्रीयता का अभाव। मतलब हमें नेशनैलिटी पता लग पाई कि किस तरीके से राजाओं ने अपनी नेशनैलिटीज़, चाहे वो मुस्लिम थे या हिंदू थे, उन्होंने अपनी नेशनैलिटीज़ को बनाकर रखा, उन्होंने ख़त्म नहीं करा। जनजीवन से संपर्क, मतलब जनता से अच्छा कांटेक्ट हुआ, हिस्ट्री बन पाई। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। ठीक है। मतलब ये कि रचनाओं में कवियों ने हर बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर बताया, बहुत बड़ा चढ़ा के, जिससे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आया पढ़ाई करने में। तो उसकी हेल्प से हमें पता लग पाया कि एक्चुअली में क्या है एक पूरी कहानी। रासो ग्रंथों की प्रचुरता। ठीक है। कि मतलब जितने भी रास हमने पढ़े, ठीक है, वो उनके बारे में पता लगा कि वो एक्चुअली में कहाँ से आए, कहाँ से बन पाए। फिर लैंग्वेज, ऑब्वियसली खड़ी बोली, अपभ्रंश, ब्रज भाषा, मैथिली, पाली, इन सब के बारे में पता लगा, जिनको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने डिस्क्राइब भी कर दिया है। ठीक है जी। काव्य विधा पता लगे, क्या क्या छंद हैं संस्कृत में दिए गए, प्राकृत में दिए गए, वो क्या क्या हैं जो हमने पढ़े। इसमें अलंकार पता लगी। तो जी ये है आपका पूरा ये चैप्टर। कॉन्क्लूजन आप लोग पीडीएफ में से पढ़ लेना। बाकी ये कि कॉन्क्लूजन में इतना बताया गया है कि जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इन सब को इस तरीके से रखा गया कि अगर ये सब लोग हमें ये नहीं बताते तो शायद हमें ये नहीं पता लग पाता कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, कैसे लोगों ने हिंदी को इम्पोर्टेंस देना शुरू करा। ओके स्टूडेंट, होप सो कि आप लोगों के इस क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं हो। इनकेस आप लोगों के कोई डाउट है, क्वेश्चन या सजेशंस हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। अगेन मैं बोलूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल मेन जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।